वास्तविक संख्या अपन ने पढ़ रहे थे, इसकी बेसिक जानकारी जो थी अपन ने वो ले ली थी। अब इसके आगे से अपन को देखना है कि आगे से क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, अभी तक जो अपन ने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, ये सूत्र है, ठीक है ना, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। ये सूत्र कैसे निकाला था अपन ने, अपने जो भाग वाले सिंबल्स थे, भाज्य, भाजक और भागफल, शेषफल, उन्हीं में से ये ए बी क्यू निकाला हुआ था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने अच्छे से समझा रखा है पिछले वीडियो के अंदर, फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं उसमें। ये तो अपन ने ले लिया था ए, जो भाज्य है, भाजक को लिया था बी, और जो भागफल निकल रहा है उसको लिया था क्यू, कोसेंट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसको डिवाइजर इसको बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलेंगे, और जो लास्ट में जो भी आपके पास में बच जाता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर या शेषफल। ये चीज़ें ले ली थी। फिर उसके जरिए से अपन ने बताया था कि ए बराबर बी इंटू क्यू, बी और क्यू का गुणा, उसके साथ में प्लस में आर कर देना है आपको, ये इसके टोटल में आपस में बराबर होते हैं। ये चीज़ें अभी तक अपन ने पढ़ी थी। इसके अलावा जो जीरो है, कभी भी आर जो है जीरो से छोटा नहीं होगा, हाँ जीरो के बराबर हो सकता है, एक बराबर का निशान है, और ये इससे बड़ा रहेगा हमेशा जीरो से। लेकिन आर जो है ना, इस बी से कभी भी बड़ा नहीं होगा। ये आर जो है इस बी से बड़ा नहीं होगा। अगर ये इससे बड़ा होगा तो फिर एक बार और भाग चला जाएगा, भाग जाने के बाद में पूरा जब तक भाग नहीं जाएगा तब तक हल होगा नहीं। तो ये हमेशा आर बी से छोटा ही होगा, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। अब देखो, प्रमेय का क्या होती है, प्रमेय का होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेमा। ये पहले से कुछ सिद्ध किया हुआ कथन होता है। जैसे कि एक सिंपल सा है कि भाई, सिंपल सी बात है कि सूरज जो है पूर्व से निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है, ठीक है। अब कोई कहे आपसे कि इसको सिद्ध कीजिए कि सूरज पूर्व से निकल करके पश्चिम में डूबता है, तो क्या करोगे आप, उसको लेकर के बैठ दो आप, सुबह से लेकर के शाम तक पूर्व से निकल रहा है भाई, देख ले अभी यहाँ पे, और पश्चिम में ये डूबने वाला है। इसी तरह से कुछ और देखते हैं अपन, जैसे कि 2 इंटू 10 20 होते हैं। इसमें क्वेश्चन प्रमेय के अंदर ऐसे ही पूछा जाता है, 2 इंटू 10 20 होते हैं, सिद्ध कीजिए कि बात ये कथन सत्य है, सिद्ध कीजिए ये कथन सत्य है क्या। ये लिख दिया आपको और बोल देंगे सिद्ध कीजिए कथन सत्य है। आपको देखते ही एक नज़र में समझ में आ रहा है कि हाँ ये बात सही लिख रहे हैं, लेकिन आपको इनके स्टेप को फॉलो करके, प्रमेयिका के अंदर जो भी स्टेप दे रखे होते हैं, ठीक है ना, उनको फॉलो करते हुए अपन को इस चीज़ को निकाल करके बताना होता है कि हाँ 2 इंटू 10 20 ही होते हैं। कई बार ऐसे मान लो कि रोंग भी पूछते हैं कि ये कथन असत्य है, जैसे कि मान लो यहाँ पे पूछ लिया 2 इंटू 5 जो होता है वो आपके 12 होता है, ये कथन असत्य है, वो लिख देंगे पहले से कि ये कथन असत्य है, आप इसको सिद्ध कीजिए। अब आप इसको सिद्ध करने के लिए 2 की टेबल लिखोगे, 2 की टेबल लिखोगे तो 2 का पढ़ा 5 बार देखोगे तो उसके अंदर 10 आएगा, तो 10 12 आएगा आपको 6 बार के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आपके पास में 10 आ रहा है तो फिर आप उसको गोला करके बता दोगे कि देखो यहाँ पे ये बात सही है कि 2 की टेबल के अंदर ये इतने ही आएंगे, 2 के 5 का टेबल, 2 की टेबल 5 बार बोलने पर 10 आएंगे, 12 नहीं आएंगे, अतः ये कथन असत्य है। यही लेमा है, यही प्रमेय का है, जो कथन दी हुई होती है, जो बात दी हुई होती है, उसी को आपको प्रूफ करके लिखना है कि भाई हाँ हमने इसको प्रूव कर दिया है, ये बात आपकी सत्य है। अब क्या है अपने पास में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में अपन को जानना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है क्या, देखते हैं। इसकी सहायता से कोई भी नंबर दिए हुए होंगे अपन को, और इसकी एल्गोरिदम की सहायता से अपन को उसमें HCF ज्ञात करना रहता है। लघुत्तम समापवर्ती बोलते हैं ना इसको, लघुत्तम समापवर्त, ठीक है ना। तो वो HCF अपन को इसमें ज्ञात करना रहता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी नंबर्स दे दिया, मान लो कि मैं आपको एग्जाम्पल के अंदर ये HCF की, तो आपको पहले से चीज़ें आती है, HCF वगैरह आपने बहुत पहले क्लासों के अंदर HCF 6 क्लास से HCF निकालना सीख जाते हो आप लोग।
लेकिन यहाँ पे अपन को इस एल्गोरिदम का यूज करते हुए HCF निकालनी है। ये एल्गोरिदम कैसे यूज होगी, ठीक है ना, जो यूक्लिड भाई साहब ने जो बताया था कि ऐसे ऐसे HCF निकालने का एक और फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो उन्होंने जो अपना तरीका बताया था, सबके तरीके अलग अलग होते हैं ना, ठीक है ना। जो आपको फॉर्मूले बताए जाते हैं कई बार, है ना, ट्रिक बताते हैं याद करने के लिए, तो सबकी ट्रिक एक ही चैप्टर की ट्रिक अलग अलग हो सकती है, अलग अलग टीचर्स की। ठीक उसी तरह से यूक्लिड जी ने बताया था कि HCF इस तरह से भी निकाल सकते हैं। पुराने तरीकों के अंदर अगर आप देखते हो तो आप सीखते हो। देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। मान लो 18 और 24 का अपन को HCF निकालना है। 18 और 24 का HCF निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसके टुकड़े करेंगे। इसके टुकड़े करके देखते हैं। 18 कट रहा है 2 से, 2 से काटोगे इसको तो आएंगे 9। अब ये 3 से कटेगा, ये 3 बार जाएगा, इसका 3 का भाग 9 में 3 बार जाएगा, 3 बार इसका 3 में 1 बार जाएगा। ये आ गए आपके, और ये 18 के टुकड़े बन गए। इसी तरह से अगर आप 24 के करते हो, 24 के करोगे तो 12, 2 से फिर जा रहा है 6, फिर 2 से जा रहा है 3, अब 3 से जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाता है। ये इस तरह से अपन इनके टुकड़े कर सकते हैं। अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना, अगर आप इसको फॉर्म में लिखते हो तो इस तरह से लिखोगे 18 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3। 24 का आप फॉर्म लिखोगे इसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें करना क्या, अपन को दोनों में से कॉमन चीज लेनी है, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है अपन को। तो देखो एक तो ये 3 कॉमन आ रहा है इसमें, इसमें एक ये 2 भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो HCF, किसका HCF निकाला है, 18 और 24 का। ये इनका आ गया 2 इंटू 2 यहाँ से ले लिया और एक 3 यहाँ से ले लिया, 2 की मल्टीप्लाई कर दी 3 से, तो ये आपका HCF आ गया 6। ये पुरानी विधि आपने सीखी हुई है, इससे आप आराम से कर सकते हो। अब नई विधि कौन सी है साहब, वो बताइए। अपन को तो यहाँ पे एल्गोरिदम के जरिए से हल करनी है चीज़ें, तो वो क्या विधि है उसको भी चेक कर लेते हैं। अब जो एल्गोरिदम 3 से जो अपन को क्वेश्चन सोल्व करना ना, वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। देखो आपके पास में वही संख्या है 18 और 24। अब इस बार अपन को क्या करना है, इन दो के अलावा किसी का भी यूज नहीं लेना है, बस इन दो संख्याओं से अपनी आगे की संख्या सोल्व हो जाएगी। तो इसके लिए अपन को सबसे पहले भाग विधि से काम में आएगी। इसमें एल्गोरिदम में भाग विधि कौन सी, आपको सिंपल सा भाग देना पता ही है आपको। अब इसमें से आपको एक को बना देना है भाज्य, ये डिविडेंड बना देना है, और एक को बना देना है डिवाइजर। डिवाइजर किसको बनाओगी, जो संख्या छोटी होगी उसको भाजक बना दोगे, और जो संख्या बड़ी होगी उसको डिविडेंड या फिर भाज्य बना दोगे। बड़ी संख्या अपने पास में 24 की है, 24 अंदर आ गए, 18 छोटे हैं, 18 को बाहर लिख दो, भाजक के रूप में तोड़ने वाली संख्या हो गई है। अब देखो यहाँ पे 18 का भाग आप लगाओगे 24 के अंदर, कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है। कितने बच गए, एक इसको उधार दिया तो यहाँ पे आ गए 6। आ रही ना बात समझ में, रिमाइंडर 6 बच गए। अब यहां से ये जो आर है ना, 20 से हो गया है छोटा, ये भाग अब आगे जाएगा नहीं। अब आगे भाग नहीं जाएगा तो क्या करना है, जो आपके पास में बी है उसको बना देना ए। सिंपल सी बात है, जिसने तोड़ा है स्टार्टिंग में उस वो अब टूटने के लिए आएगा। इस फॉर्मूले का याद रख लो आप। तो जो पहले तोड़ेगा वो टूटेगा, है ना। जो इनमें फूड डाल रहा है, जो अंदर के परिवार में फूड डाल रहा है बाहर बैठ करके, फिर इसके बचे हुए जो मेंबर्स है ना, वो इसको आकर के तोड़ देंगे। अब तो इसको लेकर के आ जाओ यहाँ, ठीक है ना। नया भाग का सिंबल बना लो आप, ये 18 को लिख दो आप यहाँ। अब 6 से, अब 6 इसको तोड़ेगा, वापस बदला लेगा वो अपनों का। हाँ, ये 6 इसको तोड़ेगा 18 को, तो कितनी बार टूट रहा है ये जा रहा है 3 बार। 18 आ गया और ये बन गया आपके 0। जैसे ही 0 आता है, 0 के बाद में जो ऊपर वाला आपके पास में भाजक है, 0 से पहले का जो भी भाजक है आपके पास में, जिसको डिवाइजर बोलते हैं। अब 0 से पहले का डिवाइजर कौन सा है अपने पास में, ये 6 है। यही 6 अपना HCF है। आ गई ना बात समझ में, HCF कैसे निकल रहा है, एकदम सिंपल है।
आराम से निकल गया HCF। यहाँ पे भी अपन ने इस विधि से निकाला था HCF, तो ये और ये सेम विधि है, लेकिन यहाँ पे अपन ने एल्गोरिदम का प्रयोग किया था। अब कहोगे एल्गोरिदम का, अभी तो यहाँ पे तो इस सूत्र का तो कोई मतलब ही नहीं है, ना कुछ आपने यहाँ पे सूत्र वगैरह कोई समझा करके या मतलब बताया है, ठीक है ना। तो ये भी बता देता हूँ मैं आपको, ये सूत्र जो है आपके ए बराबर, जो फॉर्मूला दे रखा है आपको ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, इनके बीच में कैसे अप्लाई होगा ये देखो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एक बार ये छोटा सा करके देख लेते, एक का ही करेंगे इस बार, अगली बार सबका करके देखेंगे। फर्स्ट स्टेप जो बनेगा ना इसमें स्टेप बनेंगे, जितने भाग के टुकड़े होंगे ना, जैसे कि यहाँ पे ये एक डिवाइजर डिविडेंड हुआ है, यहाँ पे दूसरा डिविडेंड हुआ, जितने डिविडेंड होंगे ना उसके हिसाब से इसके भाग बनेंगे। अगर एक डिविडेंड है तो एक बनेगा, दो है तो दो बनेंगे। अब यहाँ पे अपने पास में फर्स्ट डिविडेंड कौन सा है, देखिए फर्स्ट है 24, ए आ गया आपके पास में 24 बराबर बी कितना है, बी ये रहा आपका 18, क्यू कितना है, क्यू है 1, ये 1 आ गया। अब साथ में क्या बच रहा है, आर बच रहा है, आर है आपके पास में 6 प्लस 6। तो इस तरह से अपन का ये फॉर्मूला तैयार होगा और यहाँ से अपन को ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ तक बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपन इसका ही प्रयोग करते हुए जो 1.1 है उसी में से HCF निकालेंगे, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। उन क्वेश्चनों को जैसे ही अपन सोल्व करेंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी आगे से आगे, ठीक है ना। तो अपन उन्हीं को ये फॉर्मूला लगा करके आगे वाले क्वेश्चन 1.1 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर यही बात लिखी है कि संख्याओं का HCF निकालना है एल्गोरिदम से, ठीक है ना। अब देखो एल्गोरिदम का सबसे बड़ा फायदा क्या है ना, क्योंकि HCF की पहले से अपन एक विधि तो जानते हैं, इसकी कहाँ जरूरत पड़ रही है अपन को। जब बड़ी बड़ी संख्याओं के HCF निकालने होते हैं ना, तो ये यूक्लिड विभाजन के जरिए से बहुत ही इजीली निकल जाएंगे। देखो यहाँ पे जैसे कि आपको बहुत बड़ी संख्या नजर आ रही है 38,220 की, 196 की, ठीक है ना। जब अपन इनका एल्गोरिदम निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये यूक्लिड भाई साहब ने काम बड़ा अच्छा करके गए हैं, ठीक है ना। तो आप देखो सबसे पहले अपन के पास में 135 और 225 का है, इसमें से सबसे पहले आप एक को बना दो भाज्य और एक को बना दो भाजक। किसको भाज्य बनाओगे किसको भाजक बनाओगे ये आपको पता ही है, बड़ी संख्या अंदर आएगी, ठीक है ना। बड़ी संख्या को अंदर लेकर के आ जाओ, 225 आ गए तो 135 बाहर आएंगे। अब इसको तोड़ना है ना, भाग देना है। भाग दोगे तो सबसे पहले आप ये देख लो कि 2 बार ज़्यादा है कि 1 बार ज़्यादा है। 2 बार जाएगा तो यहाँ पे 270 चाहिए अंदर, तो 1 बार ही जाएगा, 1 बार गया 135 आ गए आपके पास में, ठीक है। अब ये घटाओगे तो ये आ गया 0, एक इधर से उतार लिया तो ये हो गया 12 और यहाँ पे आ गया 9, 90 बच गए यहाँ पे। अब ये 90 क्या होगा, 90 तो इससे 135 से छोटे हैं, तो अब क्या होगा 135 आ जाएगा नीचे, 135 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, किसके पास में आएगा 90 के पास में। 90 बना जाएगा डिवाइजर, भाज्य बन जाएगा, ये भाजक बन जाएगा और भाज्य बनेगा आपका 135। 135 आपका डिविडेंड बन गया है। अब इसका भाग दे करके देखोगे कितनी बार जा रहा है, ये भी 1 बार ही जा रहा है, 2 बार लोगे तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी संख्या, ठीक है ना। अब देख लो आप इसको भाग दोगे तो आपके पास में आ गए 5 और 13 में से अगर 9 घटाते हो आप तो आपके पास में बच गए 4। फिर संख्या का फेर हो गया, छोटी बड़ी हो गई संख्या यहाँ पे भी। अब क्या करना है, फिर वही फॉर्मूला लगाना है भाई, पहले किसने तोड़ा था 90 ने तोड़ा था, अब तो 90 को नीचे लेके आ जाओ कि अब तो आ जा भाई टूटने के लिए। 90 को तोड़ने के लिए नीचे लेके आओगे आप तो 45 से टूट जाएगा और ये पूरा बिखर जाएगा। 2 बार के अंदर देख लो 0 आ ही गया आपका। 0 से पहले वाली जो भी संख्या है वही अपनी क्या है HCF है, यूक्लिड विभाजन के जरिए से वही अपना HCF है। तो 0 से पहले की जो संख्या अपने पास में ये है रही और ये है अपना HCF। इसको लिखना है तरीके के साथ में ना, ऐसे ही नहीं फॉर्मूला छोड़ देना है। ये तो बस आपके पास में एक स्टेप है निकालने के लिए, लेकिन जो आपको मेन चीज़ लिखनी है ना वो आगे ही है। हाँ, ये फॉर्मूला के साथ में आपको जो लिखोगे ना ये अलग है। 135 225 का HCF होगा।
यहाँ पे लिख देना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ज्ञात करने पर फर्स्ट स्टेप क्या होगा। आपने सबसे पहले आप ये सूत्र को लिख देना, आपको याद कर लेना इसको अच्छे से ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर इक्वल बी प्लस क्यू आर। अब फर्स्ट स्टेप देखो, आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, ए कितना बन रहा है आपका यहाँ, सबसे पहले 225 बन रहा है, बराबर बी कितना है 135, क्यू कितना है 1, आर कितना है, जो पहले वाले का आर है ना वो बाद में आगे जाकर के क्या बनता है, वो बनता है डिवाइजर बन जाता है। तो आपके पास में यहाँ पे आर है 90, तो आप इसको लिख दो 135 इंटू 1 प्लस 90 90, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप यहाँ तक के लिए। सेकंड स्टेप देख लो, जितनी बार भाग किया है उतने ही नंबर आएंगे यहाँ पे, इस बात का याद रख लेना आप। तो यहाँ पे अब आ गया 135 बन गया ए, ये रहा 135 ए, 90 और 1 आपके पास में बी और क्यू बन गए। जो बच गया वो आर बन गया, अपने पास में आर बना था 45। इसी तरह से आप थर्ड देखोगे, थर्ड के अंदर क्या बन रहा है अपने पास में, थर्ड है 90 तो आपके बन गए, इस बार जो पहले इसने तोड़ा था ये खुद टूटने के लिए नीचे आ गया है, 90 बन गया अपना ए, और 45 प्लस 2 बन गया आपके पास में बी और क्यू, 45 प्लस 2 प्लस के अंदर आपके 0, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया दोनों का, ये 0। तो इस तरह से अपन बता सकते हैं कि इन दोनों का HCF हमने जब ज्ञात किया यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा, अतः यूक्लिड, पूरा लिखोगे आप, पूरा लिखना ना, ये इस तरह से आप इसका HCF आराम से निकाल सकते हो। ये तो एक छोटी संख्या हो गई थी, अब अपन एक बड़ी संख्या लेते हैं, बड़ी संख्या का HCF कैसे निकालते हैं ये आप आराम से इसमें सीख जाओगे। लिख लिया आपने इसको, आप ना प्रैक्टिस करते हुए चलें, साथ में मैथमेटिक्स का काम ही ये है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपको इसमें इम्प्रूवमेंट होगा। अभी तो मान लो कि एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आए तो 2 क्वेश्चन देखिए आप, सेम सिमिलर क्वेश्चन देखिए और फिर उसको अपने हाथ से उतारिए कॉपी के अंदर। 2 से 3 बार अगर आप उसी क्वेश्चन को उतारोगे ना तो आपका सारे डाउट क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। हमेशा ना छोटे क्वेश्चन से, जो हल्के क्वेश्चन है, मतलब आप इन तीनों में से अगर आप किसी एक को चुनो ना, तो मेरा कहना अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले आप इसको चुनो, ठीक है। फिर एक एक करके एक एक स्टेप सीखो आप, जैसे आप इसके स्टेप सीखोगे फिर आप खुद से इसको सॉल्व कर लोगे, पक्का है ये अपना वादा। अब इसमें ए और बी बना देना। सबसे पहले आपको बड़ा कौन सा है भैया, बड़ा आपके पास में 38,220, ये बड़ा है, 196 छोटा है। 196 के अंदर आपको करना क्या है, अब भाग लगाना है। किसका भाग लगाना है, सॉरी 196 का इनके अंदर भाग लगाना है आपको। देखो 382 है अपने पास में स्टार्टिंग के नंबर्स, ठीक है ना। 382 के अंदर अगर आप इसका भाग लगाओगे 196 का तो 2 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो ये 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा। आ गया आपके पास में 196। अब क्या करना है, आपको उधार ले लेना है। उधार लोगे तो आपके पास में आ गए यहाँ पे 6, यहाँ से एक उधार दिया था आपने, इसको तो वापस ले दिया आपने, इससे वापस लोगे तो आपके पास में आ जाएंगे 8, और यहाँ पे आपके पास में बच गए 1। यहाँ तक के नंबर अभी तक अपन ने काम में ले लिए थे। ये आपको नोट नहीं बनाना है, मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। यहाँ तक कि आपने नंबर अभी तक काम में ले लिए थे, ये 2 नंबर अभी भी बाकी है, ठीक है ना। तो अभी अपना भाग पूरा नहीं हुआ है कि यहाँ पे इसको ला करके आप रख दोगे, ये भाग अभी अपना पूरा नहीं हुआ है। अपने भाग जब तक ये पूरे नंबर कंप्लीट नहीं हुए ना तब तक अब ये पूरा डिवाइड कंप्लीट नहीं होगा। बड़ी संख्याओं के अंदर, बड़ी संख्या थी तो एक बार के अंदर देंगे तो काफ़ी लंबे टेबल बोलनी पड़ेगी, इतना लंबी टेबल है ना, थोड़ी मुश्किल होगी, तो इसलिए अपन इसको शॉर्ट करके कर रहे हैं। अब इस 2 को नीचे लेकर आ जाओ सबसे पहले तो आप, ठीक है। इस 2 को नीचे लेकर आओगे तो अभी भी आपके पास में यहाँ पे 0 बच रहा है,
जीरो को याद रखना, भूलना मत जीरो को। जैसे आप इस 2 को नीचे लेके आ गए, नीचे संख्या बन गई है 1862। 1862 बनते हैं और 1862 के अंदर अगर आप 8 का भाग लगाओगे तो छोटा रहेगा, ठीक है ना। 1862 में 8 का भाग छोटा रहेगा, तो आप इसमें भाग लगाइए 9 का, 9 बार टूटेगा ये। अब देख लेते हैं अपन इसको 9 से डिवाइड करके आपके पास में जो संख्या आएगी ना वो देख लेते हैं। 9 को 6 से के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएंगे 54, 54, 5 आपके बच रहे हैं, 5 आपके बच गए। 9 को 9 से करोगे तो आ गए 81, 81, 81 को 5 से करोगे तो आपके पास में आ गए 86, 86 का 6 बन गए आपके पास में, ठीक है। अभी भी आपके पास में कितना बच रहा है, 8 बच रहे हैं, ठीक है ना। 9 को 8 के साथ में मल्टीप्लाई, 9 को 1 के साथ में मल्टीप्लाई किया आपने, तो 9 को 1 के साथ में करोगे तो आपके बन गए 9, और 9 को 8 के साथ में प्लस करने के बाद में आपके पास में बन गए 17। है ना बात समझ में, ठीक है ना। अब यहाँ से आप इसको डिवाइड घटा दो, इसको पास में एक उधार लोगे तो कितने बच गए इसके पास में, ये 8 बच गए, ये 6 है, 5 बन गया था, एक इससे उधार लिया इसने, कितने हो गए इसके पास में 15, 15 में से 6 घटाओगे तो आपके पास में 9 बच जाएंगे। अब इसमें से इस जीरो को उठाकर नीचे लेके आ जाओ, ये जीरो बच गया था ना अपने पास में, इस जीरो को अपन क्या करेंगे नीचे लेके आएंगे। जैसे ही जीरो को नीचे लेकर के आओगे ये संख्या बन गई 980। अब जाकर के संख्या कंप्लीट हो रही है अपनी, ठीक है ना। अब जो भी बचेगा फिर अपन इसको नीचे लेकर के आएंगे। यहाँ पे 980 बनने के बाद में ये भी एक संख्या बड़ी संख्या है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको देखते हो तो 196, 1960 का अगर आप आधा करते हो ना डायरेक्टली, अगर आप इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके चलोगे है ना, तो 1960 का अगर आप सीधा आधा करते हो तो आपके पास में 980 आ जाएंगे। तो यहाँ पे आधे के अंदर मतलब आधी टेबल बोलनी है, आधी टेबल कितने में आएगी 5 के अंदर आएगी, तो 5 की टेबल, 5 बार इसकी टेबल बोलोगे 196 की। अब अपन इसको चेक कर लेते हैं, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया आपने तो आ गए आपके पास में 30, कितने बच गए 3 बच गए, 3 को 9 के साथ में मल्टीप्लाई किया तो आ गए 45, 45 और 3 बन गए आपके पास में 48, ये वो है आपके पास में 48। अभी आपके पास में बचे हुए हैं 4, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया आपने इससे, तो आपके में 4 और प्लस 5 कर दोगे आप यहाँ पे तो ये बन गए 9, और यहाँ पे 0 आ गया। यानी कि पहली बार में ही आपके पास में 0 आ गया है, और जहाँ पे 0 आ गया है वो 0 के ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी 196 जो है आपकी ये HCF बन जाएगी। 196 क्या बन जाएगी HCF बन जाएगी। तो देख लीजिए आप यहाँ पे, ये था आपका HCF। ये HCF बन गया, अपन ने पहले ही निकाला था इसको। अब इस फॉर्मूले के अंदर अपन को तो लिखना है बस, स्टेप बना करके, स्टेप एक स्टेप बनेगा बस इसके अंदर, A बराबर BQ प्लस R। ए कितना है आपके पास में 38,220 बराबर B कितना आ रहा है 196, 196 इंटू 195 प्लस 0, ये आ गया आपका HCF। तो इन दोनों का आप लिखोगे 196 38,220 का HCF किसके जरिए से निकाला है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, एल्गोरिथम से। एक 196 ये आपको, ये नंबर आपको ये नंबर देगी, मेन चीज है ना, यही नंबर आपको देने वाली है। बात अच्छे से समझ में आ गई आपको। ये एक बड़ी संख्या का करवा दिया, एक छोटी संख्या का करवा दिया, इसको आप खुद से सोल्व करो है ना, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस साथ साथ में चलनी बहुत ज़रूरी है। जब आपकी प्रैक्टिस चलेगी ना तो फिर आप इसको अच्छे से और समझ पाओगे। ये चीज़ें थोड़ी सी समझने की होती है। अब एक उदाहरण करवा देता हूँ मैं आपको, वो उदाहरण करवाने के बाद में आगे का देखेंगे। देखिए एक उदाहरण है, उदाहरण 1.1 से पहले का है, ये सेकंड उदाहरण है, ठीक है ना। क्या कहता है ये, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, पूर्णांक तो आपको पता ही है ना, पूर्णांक कौन कौन से होते हैं है ना। पूर्णांक देखो आपके पास में
जीरो से लेकर के 1 2 3 जितना भी आप पीछे तक जाओगे ना, सारे पूर्णांक है। इस साइड में आओगे तो आपके पास में इस साइड के अंदर भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर इसकी डिटेल बताई है, 2 3 ये सारे के सारे सम पूर्णांक के अंदर आएंगे, पूर्णांक में आएंगे, ठीक है ना। अब इसके अंदर कह रहा है सम और विषम। सम और विषम कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव वाले, ठीक है ना। सम कौन से हैं और विषम कौन से हैं? सॉरी, धनात्मक और ऋणात्मक वाले पूछ रहा है ये। सम और विषम। धनात्मक क्या होता है? सबसे पहले धनात्मक को लेकर के देखते हैं। धनात्मक वो हैं पूर्णांक जो प्लस वाले हैं, जितने भी प्लस वाले आएंगे ना वो सारे के सारे धनात्मक है, यानी कि इस साइड वाले, राइट हैंड साइड वाले जितने भी है सारे के सारे धनात्मक है, लेफ्ट हैंड साइड वाले माइनस वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको धनात्मक कह रहा है, बात खत्म हो गई, ये इसको तो आप भूल जाइए, अब अपन को इससे कोई मतलब ही नहीं है। सारे जीरो के बाद के उस साइड वाले, राइट हैंड साइड की तरफ वाले पूर्णांक काम में आने वाले हैं। धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। कोई समपूर्णांक है जो 2q के रूप का है भैया, और वो है कौन सा? सम। संख्या दो टाइप की होती है पूर्णांक के अंदर भी, अगर आप देखो तो धनात्मक पूर्णांक के अंदर भी दो टाइप के होते हैं, सम और विषम। सम और विषम हो गए। सम कौन से होते हैं और विषम कौन से होते हैं, ये आप सभी को अच्छे से पता है। जो दो से डिवाइडेबल है, जो भी संख्या जो दो से जो दो के मल्टीप्लाई में आ रही है या जो दो से कट रही है, जो भी संख्या है जो दो की टेबल में आ रही है, जितनी भी ये संख्या है वो सारी की सारी दो के पार्ट के अंदर आ रही है, टेबल में आ रही है, वो सारी की सारी सम है। और जो दो की टेबल में नहीं आ रही हैं, जो दो की टेबल में नहीं आ रही हैं, जो दो से नहीं कट रही हैं पूरी की पूरी संख्याएं, वो सारी की सारी विषम में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल ले लो आप यहाँ पे 2 4 6 8 10, ये सारी की सारी सम में आ रही हैं। ये 1 3 5 7 9 11, जहाँ तक आप जाओगे ना तो सारी की सारी ये विषम में आ रही है, जो दो से नहीं कट रही। कहने का मतलब बस इतना ही है। ये कह रहा है समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। अब 2q अगर दे रखा है तो वो सम है। मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रमेय के अंदर पहले से ही बोल देगा कि ये इस टाइप का है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपके 2 + 2 4 होते हैं, तो ये कह रहा है 2q सम है, धनात्मक समपूर्णांक है। अब अपन को सिद्ध करना है कि 2 + 2 4 कैसे हो रहे हैं, तो इसी तरह से अपन को ये सिद्ध करना है 2q जो है समपूर्णांक कैसे है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। अब वो कह रहा 2q + 1 का रूप आ गया, मान लो कि 2q + 1 आ गया, तो ये विषम पूर्णांक होगा। जहां q कोई एक पूर्णांक है, q कोई भी एक पूर्णांक है, ठीक है ना। अब जो q के साथ में दे रखा है, अपने पास में फॉर्मूला क्या है? a = bq + r। यहां पे अपन को बस सिर्फ एक नंबर दे रखा है b का, जो q के मल्टीप्लाई में है वो b है। यहाँ पे q की मल्टीप्लाई में देखो 2 दे रखा है, यहाँ पे q के मल्टीप्लाई में 2 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे r दे रखा है, यहाँ पे r नहीं दे रखा है, ठीक है। अब अपन इसको r को निकालेंगे, अपन r का मान ज्ञात करेंगे। r का जैसे ही अपन मान ज्ञात करेंगे तो अपन के पास में जो चीजें हैं वो क्लियर होने लग जाएंगी। r का मान ज्ञात कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। आपने ये तो पढ़ा ही है, समझा है अपनी इस बात को, जो जीरो से हमेशा आर क्या होगा, या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, ठीक है ना। और इसी तरह से जो बी है आपका, बी से हमेशा आर छोटा होगा। बी से आर क्या है यहाँ पे? छोटा है, और या तो फिर जीरो के बराबर में होगा। अब यहाँ पे अपन को आर का मान मानना है इनके लिए। आर को देखो यहाँ पे एक तो जीरो मान सकते हैं, यहाँ पे एक दे रखा है, ठीक है ना, एक है, बराबर तो हो सकता है ना, ये एक तो दे ही रखा है, लेकिन अब एक से ज्यादा तो मान नहीं सकते क्योंकि दो है यहाँ पे। दो क्या दे रखा है आपको? बी दे रखा है। अपन ने क्या पढ़ा था? बी से के बराबर कभी भी आर नहीं होगा, बी से हमेशा छोटा ही होगा। तो आपके पास में दो स्थितियां बन जाएगी। माना ये मैं आंसर करवा रहा हूं बेटा यहां से, चलो यहीं से लिख लेते हैं अपन। माना r =
0 और 1 ले सकते हैं अपन इसको। अब इस फॉर्मूले के अंदर अपन को इनको फिट करना है और इनको संपूर्णांक है या नहीं है ये अपन को सिद्ध करना है इस बात से। अब फॉर्मूला क्या है अपने पास में, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए आपके पास में a लिख दीजिए आप, तो a लिख दिया आपने, b की जगह आप यहाँ पे 2q लिखोगे। सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले अपन r का मान मानेंगे। r माना, r बराबर अपन सबसे पहले 0 रख देते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर अपन r बराबर 0 रखते हैं। r का मान 0 लेने पर क्या मिलेगा अपन को, a बराबर 2bq तो आपको दे ही रखा है ऑलरेडी, 2q है, b की जगह 2 है और बाकी का q है, प्लस 0, r अपन ने यहाँ पे 0 मान लिया था। एक स्थिति ये बनेगी, तो यहाँ पे ये बन गया a बराबर 2q, यानी कि अपने पास में a का मान आ गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना, मैं साइड में करवा देता हूँ आपको ये चीज़। 2q जो है ये 2 से डिवाइडेबल है क्या, 2 की पाड़े में आ रही है क्या, ये 2 से कट रहा है क्या, ये 2 को अगर आप ध्यान से देखते हो तो 2 से कट गया। जो 2 से 2 कट रहा है यानी कि 2 की टेबल में ये आ रहा है, तो ये अपन को पता चल गया जब ये 2 की टेबल में आ रहा है तो ये संपूर्णांक है। बताना यही है, अपन ने इसको सोल्व करके समझा दिया है कि 2 की टेबल में आ रहा है भैया, ये 2 डिवाइडेबल है 2 से, क्योंकि ये 2 से कट रहा है, ये 2 कट जाएगा तो ये कौन सा है, धनात्मक संपूर्णांक है। ये कौन सा रूप हो गया, अतः बात समझ गए ना, क्योंकि 2 से कट रहा है तो धनात्मक संपूर्णांक है। यहां पर 2q 2 से विभाजित है, अतः 2q एक धनात्मक संपूर्णांक है। बात को अच्छे से समझ में आ गई ना आपके। अब सेकंड स्थिति क्या है, यहां पे अपन ने r की 2 पार्ट्स माने थे, 2 सिचुएशन मानी थी कि r ये हो सकता है, ठीक है ना। तो r अगला अपन मान लेते हैं कि 1 हो जाएगा, जो कि अपन को दे ही रखा है, और इसको सिद्ध करना कि ये विषम पूर्णांक है। 2q तो संपूर्णांक था, अपन ने बता दिया कि हाँ भैया संपूर्णांक है ये, अपन इसके फॉर्मूले से बता दिया। ये मैंने एक्स्ट्रा किया है, आप अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है ना। आपको यहीं तक करना है ये, और फिर ये पार्ट नीचे लिख देना है। r बराबर 1 ले लिया आपने, r 1 लोगे तो फॉर्मूला वही रहेगा आपका, फॉर्मूला चेंज होगा नहीं, bq प्लस r। a बराबर बन गया आपके पास में 2bq तो ही है, 2q सॉरी, b का मान 2 है आपके पास में, 2q, लेकिन यहाँ पे r चेंज हो गया है, इस बार r आ गया 1। फिर एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, इधर यहाँ पे 1 आ रहा है। अगर मान लो 2q प्लस 1 को मैं 2 से काट देता हूँ, 2q 1 को 2 से काट दिया, अब यहाँ पे क्या बच रहा है, q प्लस 1 बच रहा है, यानी कि यहाँ पे भी अभी भी 1 बच रहा है। तो ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहा है, विषम में आ रहा है। भाग तो पूरा पूरा जाना चाहिए था ना, अतः ये 2 से डिवाइडेबल नहीं है, 2 से नहीं कट रहा है, 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। अतः क्योंकि 2q प्लस 1 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होता है, अतः 2q प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2q प्लस 1 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। आ गई ना बात समझ में, यहां तक आपके एकदम क्लियर हो गया आपको, ठीक है ना, इस उदाहरण से। तो इस टाइप के और क्वेश्चन आएंगे अपने, तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
अभी तक के अंदर आपको कितना समझ में आया है, इसको एक दो बार रिवाइज करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें आपकी। और ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट्स के साथ में जल्दी।